नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुभाष छानीबड़ी ग्लोबल कोचिंग भादरा के इस डिजिटल ऐप पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको YouTube के माध्यम से और Facebook के माध्यम से हमने आपको बताया कि आपके लिए हमने जीरो लेवल से मैथ का कोर्स डिज़ाइन किया है और उसी कड़ी में हम आज का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आए और आपको लगे कि हम मैथ को बेहतर तरीके से सीख रहे हैं तो अपने मित्रों तक आप लोग ये बात ज़रूर पहुंचाएं। बिल्कुल हम जीरो लेवल से मैथ शुरू करेंगे और जितनी भी रेफरेंस बुक है उन सभी का जो अच्छा मैटर है वो सारे मैटर हम इस कोर्स में डालने वाले हैं। जितने भी विगत परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं या वर्तमान के अंदर जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या आगे भी परीक्षाओं में आने की जिनकी संभावना रहेगी वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे। अब आपको मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे साथ बने रहे। हम पहला ही टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। ये क्लास जो है वो जीरो क्लास ही मान सकते हैं अपन। इसमें हम बेसिक गणित सीखेंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज जो है वो अध्ययन करते रहेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति का, यानी नंबर सिस्टम का। और यहाँ से भी बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तमाम प्रश्न भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट भी इसी ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। जितने भी जितनी भी थ्योरी होगी उसके नोट्स भी आपको इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहे, अपना विश्वास हमारे साथ बना रहे। इसी कामना के साथ हम आज का पहला जो टॉपिक है संख्या पद्धति वो शुरू करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। क्या है भाई? नंबर सिस्टम। ये गणित का बेसिक टॉपिक है और यहाँ से हम सब कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हमारा पहला है, हमारा बात करें हम समुच्चय की। समुच्चय क्या होता है? हम संख्याओं के समुच्चय यहाँ पर पढ़ेंगे। उस लेवल का हम नहीं पढ़ेंगे जो हमारे 11th-12th के अंदर समुच्चय को परिभाषित किया गया है। हम केवल संख्याओं के समुच्चय यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेट। क्या बोलते हैं इसको? सेट कहा जाता है। और इसकी परिभाषा है दोस्तों, भिन्न भिन्न संख्याओं की जगह हम एक बार वस्तुएं लिख लेते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? समुच्चय कहा जाता है। अब यहाँ पर इस परिभाषा को आप लोग पहले समझने का प्रयास करें। ऐसा संग्रह जो क्या हो? सुपरिभाषित हो और सारी वस्तुएं उसमें क्या हो? भिन्न भिन्न हो। यानी कि एक परिभाषा की तरह उनको हम परिभाषित कर सकें। जैसे अंग्रेजी के अंदर हम बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय क्या होगा, तो अपने को पता है कि उसमें सारे अलग अलग अवयव तो होंगे और साथ में वो सभी के सभी क्या होंगे? स्वर होंगे। सभी के सभी क्या होंगे? स्वर होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि 10 से कम प्राकृत संख्याएं लिखिए तो आप लिख देंगे 1 से लेकर के 9 तक। तो यहाँ पर हम केवल संख्याओं के समुच्चय पढ़ने वाले हैं कि संख्याओं के समुच्चय क्या होते हैं, ये आपको गौर करना है। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। समुच्चय को हम किससे दर्शाएंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। तथा इसके अवयव तथा
इसके जो अवयव है तथा इसके जो अवयव है उनको मंझले कोष्ठक में स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। अब इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। क्या कहा मैंने? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अपने को पता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। सबसे पहले तो हम इनको लिखेंगे मंझले कोष्ठक में, और अवयव जो है वो हमने किस में लिखे? स्मॉल लेटर में लिखे। मंझले कोष्ठक में लिखना है और स्मॉल लेटर से लिखना है और बीच में कोमा लगाते हुए लिखना है। मंझले कोष्ठक में लिखना है और छोटे अक्षरों से लिखना है और बीच में कोमा लगाते हुए लिखना है। अब अंग्रेजी में हम स्वर को क्या कहते हैं? वोवल्स कहते हैं। तो वोवल्स का हम वी ले लेते हैं, तो इसका जो संकेत हो गया स्वरों का समुच्चय वो तो हमारा कैपिटल वी हो गया, और इसके जो अवयव है वो हमने छोटे ब्रैकेट में मंझले कोष्ठक में लिख दिया, एक दूसरे से पृथक करते हुए और कोमा लगाते हुए, एक दूसरे से पृथक करते हुए और कोमा लगाते हुए। यानी कि समुच्चय क्या होता है? एक संग्रह होता है वस्तुओं का, जिसमें एक तरह की वस्तुएं होती हैं, यानी उनमें एक कॉमन विशेषता होती है, लेकिन होती सभी न्यारी अलग अलग होती है, न्यारी न्यारी होती है। अब ए, ई, आई, ओ, यू ये सारी क्या है? न्यारी न्यारी है। और साथ में क्या है? सभी के सभी क्या है? हमारी इसमें स्वर है। सभी क्या है? साथ में क्या है? स्वर है। ये इनको परिभाषित करती है। लेकिन हमें ये जो समुच्चय वो यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं, हमें संख्याओं के समुच्चय जो है वो यहाँ पर पढ़ने हैं। तो हम संख्याओं के समुच्चय से यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ ध्यान में रखना है। उससे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अंक किसे कहा जाता है और संख्या किसको कहा जाता है। अंक किसको कहा जाता है और संख्या किसको कहा जाता है। अपने गणित के अंदर अंक जो है वो कितने? हमारे टोटल 10 अंक है। कितने अंक हमारे? 10 है। और ये 10 अंक कौन कौन से? हमारे अंक जो होते हैं वो हमारे 0 से शुरू होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल मिलाकर के कितने हैं? 10 है। 0 से लेकर के 9 तक जो है संख्याएं, उनको क्या कहते हैं अपन? अंक कहा जाता है। 0 से 9 तक, 0 से 9 तक यानी कुल हमारे अंक कितने हैं? 10 अंक है। कुल हमारे अंक कितने हैं? 10 है। अब संख्या किसको कहेंगे? संख्या जो है वो अंकों से मिलकर के बनी होती है। संख्या क्या होती है भाई? अंकों से मिलकर बनी होती है। क्या होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है। अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्या क्या होती है? अंकों को। अब अंकों को अगर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रख देंगे तो वो क्या बन जाएगी? हमारी संख्या बन जाती है। देखिए कैसे। अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से डॉट 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 इत्यादि स्थानों पर रखने पर, इत्यादि स्थानों पर रखने पर, इत्यादि स्थानों पर रखने पर, इत्यादि स्थानों पर रखने पर क्या बनती है अभी? संख्या बनती है। क्या बनती है? संख्या बनती है। जब अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर रख देंगे तो वो क्या बन जाएगी? संख्या। जैसे मैंने 3 अंकों की संख्या लिखी 398। अब मैंने एक को इकाई के साथ स्थान पर रख दिया, एक को दहाई के स्थान पर रख दिया और एक को हमने सैकड़ा के स्थान पर रख दिया, तो ये क्या बन जाती है? हमारी संख्या बन जाती है। थोड़ा सा इसमें रीस्टार्ट हो रहा है।
तो संख्या क्या होती है दोस्तों, अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रख देंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी संख्या बन जाती है। तो पहले हमने पढ़ा समुच्चय के बारे में। समुच्चय क्या होता है, संख्याओं का, वस्तुओं का कोई भी ऐसा संग्रह होता है जो सुपरिभाषित हो और उसमें सारी वस्तुएं क्या हो, संख्याएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो। एक परिभाषा की तरह उनको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। उन सभी में क्या होती है, कॉमन विशेषता होती है। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाते हैं और इसके जो अवयव होते हैं उनको हम मंझले कोष्ठक में एक दूसरे से पृथक करते हुए, कोमा लगाते हुए दर्शाते हैं। ठीक है भाई, ये थोड़ी बीच में गड़बड़ हो गई थी किसी वजह से। नोट, वो पेज तो चले गए, कोई बात नहीं है। जैसे हमने लास्ट में लिखा था 398, अब हमने 8 को, 9 को, 3 को इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर रखा तो ये क्या बन गई, हमारी संख्या बन गई भाई। क्या बन गई, हमारी संख्या बन गई है। ठीक है, अब हम जो है हमारे जो समुच्चय संख्याओं के उनको पढ़ने वाले हैं। संख्याओं के समुच्चय जो पढ़ने वाले हैं, देखिए कौन कौन सी है। हमारा पहला है हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कौन सा है, प्राकृत संख्या। कौन सा है, प्राकृत संख्या, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दोस्तों, जो गिनती की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर कहते हैं। आपा टाबरा ने गिनती सिखानी शुरू करा तो आपा एक को शुरू करा, 1 2 3 4 ये आपा टाबरा ने गिनती सिखानी शुरू करा तो जो कि गिनती की संख्या है बाने के का आपा प्राकृत संख्या का वहाँ, नेचुरल नंबर का वहाँ। तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो कहाँ से शुरू होता है भाई, 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 1 से। 1 2 3 4 कोमा डॉट डॉट डॉट। मैंने कहा कि इसको हम मंझले कोष्ठक में दर्शाते हैं, एक दूसरे से पृथक करते हुए दर्शाते हैं। और नेचुरल में पहले कैपिटल एन आता है तो इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, कैपिटल एन के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर हमने डॉट डॉट का भी प्रयोग किया है। डॉट डॉट का मतलब है अपरिमित समुच्चय, यानी कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, यानी इस प्रकार से संख्या बढ़ती रहेगी। जहाँ पर भी हमें डॉट 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 नज़र आए इसका मतलब उसमें संख्याएं जो है वो क्या है, अनगणित है, अनंत संख्याएं हैं। तो इसको बोलते हैं हम अपरिमित। क्या बोलते हैं भाई, इसको अपरिमित बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित। क्या बोलेंगे भाई, इसको अपरिमित समुच्चय कहेंगे। दूसरा हमारा जो समुच्चय है वो है पूर्ण संख्या। कौन सा है भाई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं अपन होल नंबर। क्या बोलते हैं भाई, होल नंबर। अब हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर हम 0 भी शामिल कर ले, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर हम 0 भी शामिल कर लें तो वो क्या बन जाता है, हमारा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर। तो इसमें हम कैपिटल W से दर्शाएंगे और इसके जो अवयव होंगे वो हम मंझले कोष्ठक में लिखेंगे, एक दूसरे से पृथक करते हुए 0 1 2 3 कोमा डॉट 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 और फिर मंझला कोष्ठक जो है वो बंद कर देंगे। तो ये क्या है, हमारा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहाँ से शुरू होता है भाई, 0 से शुरू होता है। अब देखिए, ये सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो n में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर एक कथन बनता है, कथन ये बनता है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या होता है। ये बात तो सही है, क्योंकि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में होती है, लेकिन ये कथन सही नहीं है कि सभी पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, क्योंकि 0 तो इसमें शामिल नहीं है। तो आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पर एक कथन मैं लिखता हूँ और उस कथन के बारे में आपको याद रखना है।
क्या याद रखना है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या होती है या पूर्ण संख्या होती है। ये बात तो सही है, क्योंकि सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। तो ये आपको कथन जो है वो याद रखना है। अभी तक हमने दो तरह की संख्या पढ़ी, एक हमने पढ़ी प्राकृत संख्या और दूसरी पढ़ी हमने पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। जो गिनती की संख्या होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई? प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। चलिए अगली संख्या की बात करते हैं। अगली जो हमारी संख्या है वो संख्या है हमारी पूर्णांक। क्या है भाई? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटेजर। क्या बोलते हैं? इंटेजर। और इंटेजर का हम आई ले लेते हैं। तो पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है उसको हम कैपिटल आई से या जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। आई तो हमने लिया इंटीजर से, और एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जेलन, उसका हमने जेड ले लिया है। जेलन का मतलब भी होता है संख्या होता है। अब इसमें देखो इसको कैसे लिखेंगे? वही मंझला कोष्ठक लिखना है, डॉट 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 लिखना है। उसके बाद कुछ माइनस की संख्याएं जो है वो बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। -1, 0, फिर प्लस वाली लिख दीजिए 1, 2, 3, फिर कोमा लगा के डॉट 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 लगा दीजिए। इसका मतलब इधर माइनस वाली संख्याएं, जीरो भी शामिल है और धनात्मक संख्याएं। ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी हमारी? पूर्ण संख्याएं हैं। कौन सी संख्या हमारी? पूर्ण संख्याएं हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 +- 1 +- 2 +- 3, डॉट डॉट डॉट। ये सभी की सभी संख्याएं कौन सी है? पूर्णांक है। कैसी है हमारी? पूर्णांक है। अब इन संख्याओं को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 3 भागों में इनको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? मैंने एक संख्या रेखा बना ली। संख्या रेखा कैसे बनाते हैं? एक रेखा बनानी है आपको और दोनों तरफ तीर के निशान बनाने, और बीच में आपको लिख देना है 0, और इसके लेफ्ट साइड जो है वो आपको क्या लिख देनी है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के अंदर आपको कौन सी लिखनी है? नेगेटिव संख्या लिखनी है, ऋणात्मक संख्या लिखनी है। यहाँ लिखा मैंने -1, ये हो गया -2, इधर हो गया -3, और इस प्रकार से इधर संख्याएं जो है छोटी होती जाएगी। और इधर लिख दिया मैंने माइनस का अनंत। क्या लिख दिया अभी? माइनस का अनंत। अब इसके राइट साइड में जो संख्याएं हैं वो हम कौन सी लिखेंगे? धनात्मक संख्या लिखेंगे। कौन सी संख्या लिखेंगे? धनात्मक संख्या। 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, डॉट डॉट डॉट। और इधर लिख लेंगे अपन प्लस का अनंत। क्या लिख लेंगे? प्लस का अनंत। इसको हम बोलते हैं संख्या रेखा, या इसको बोलते हैं हम वास्तविक रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम? वास्तविक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक रेखा। क्या बोलते हैं भी इसको? वास्तविक रेखा। अब देखो, 0 के लेफ्ट साइड में जो संख्याएं हैं इनको बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं भाई? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इनको? ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 के राइट साइड की जो संख्याएं हैं इनको बोलते हैं अपन धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं भाई? धनात्मक
पूर्णांक। अब बीच में बच गया हमारा जीरो। क्या बच गया? जीरो। जीरो को कहेंगे न धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो क्या है? न तो ये पॉजिटिव है और न ये नेगेटिव है, लेकिन पूर्णांक है। जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और जीरो न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसको हमने तीन भागों में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सा? एक तो लिख लिया हमने धनात्मक पूर्णांक। कौन सा लिखा हमने? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा आ जाएगा भाई? पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा हमारा? 1 2 3 4 कोमा डॉट डॉट डॉट। हमने कहा कि इसको किस में लिखेंगे? मंझले कोष्टक में लिख देंगे। और इसमें हम क्या लिख देंगे भाई? जड। यहाँ पर एक चिन्ह लगा देंगे प्लस का, तो इसका मतलब है इसमें सारी के सारे कौन से पूर्णांक है? हमारे धनात्मक पूर्णांक है। कौन से पूर्णांक है इसमें? हमारे धनात्मक पूर्णांक है मित्रों। फिर मैं कहूँ जड नेगेटिव। जड नेगेटिव का मतलब होगा इसमें हम सारे के सारे कौन से लिखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको मैं ऐसे लिख दूँ डॉट 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 -3 -2 -1, ऐसे लिख दूँ। इधर से संख्याएं जो है अनंत माइनस अनंत तक की संख्याएं होंगी और इधर क्या होगा? -1। तो सबसे छोटा बड़ा जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो कितना है हमारा? -1 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जीरो के बारे में हमने कहा कि जीरो क्या है? न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। अगर मैं जड के नीचे जीरो लिख दूं तो देखो इसका क्या मतलब होता है? जड के नीचे अगर हम जीरो लिख दें तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें जीरो शामिल नहीं है। तो मैं +-1 +-2 +-3 कोमा डॉट 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 इस प्रकार से लिखूं तो इसका मतलब है अशून्य पूर्णांकों का समुच्चय। जड जीरो को हम क्या कहेंगे? अशून्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये क्या कहेंगे भाई? अशून्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये क्या होगा भाई? अशून्य पूर्णांकों का समुच्चय। क्या कहेंगे इसको? अशून्य पूर्णांकों का समुच्चय कहेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी तक हमारे 3 सेट हो गए, 3 समुच्चय हो गए। कौन कौन से? प्राकृत जो कि कहाँ से शुरू होता है? 1 से। पूर्ण जो कि कहाँ से होता है? 0 से। इसके अलावा हमने बात करी पूर्णांक की जिसमें जीरो भी शामिल है, पॉजिटिव वाली संख्या भी शामिल है और कौन सी? नेगेटिव वाली संख्या भी इसमें शामिल है। ठीक है। तो ये है। अगला जो है हमारा वो है हमारा परिमेय संख्या। क्या है भाई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कोसेंट बोलते हैं, तो इसको हम कैपिटल Q से दर्शा सकते हैं। परिमेय संख्या का समुच्चय भी क्या होता है? अपरिमित समुच्चय होता है। इसको हम जो हमने फॉर्म लिखी थी रोस्टर फॉर्म, जो मंझले कोष्टक वाली कोमा लगाते हुए हमने लिखी, वो रोस्टर फॉर्म कहलाती है। उसमें हमने संख्याओं को लिखा था। चूंकि ये अपरिमित समुच्चय है इसलिए इसको हम परिभाषा के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या होती है? ऐसी जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या होती है अभी? जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q जो है वो हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। Q जो है वो हमारा शून्य नहीं होना चाहिए।
एक परिभाषा तो ये है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब इसको मैं q बराबर में ऐसे लिख सकता हूँ, x सच दैट p बाई q, स्मॉल यहाँ स्मॉल ले लेते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में p और q जो है वो हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि p और q क्या होती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भी हम पढ़ेंगे कि क्या होती है। जितनी भी संख्याएं होती है, चाहे वो पूर्ण है, चाहे वो पूर्णांक है, चाहे वो प्राकृत है, ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो एक बार हम इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं, यानी जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। अब देखो परिमेय संख्या की क्या क्या विशेषता होती है। देखिए, पहली तो है इनका दशमलव प्रसार, इनका क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है भाई? दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। यानी p का q में भाग देंगे तो दशमलव के कुछ स्थानों के बाद, दशमलव के कुछ स्थानों के बाद क्या हो जाएगी? आगे भाग नहीं जाएगा। जैसे 1 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो आपको पता है ये कितना आएगा? 0.25 आएगा। 1 में 4 का भाग देंगे तो इससे आगे दशमलव के 2 स्थानों के बाद कोई अंक नहीं आएगा, यानी कि आगे भाग नहीं जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो गई? शांत हो गई। क्या हो गई? शांत। इसको बोलते हैं शांत को टर्मिनेटिंग। इंग्लिश वाला याद रखना, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और दशमलव का मतलब हो गया डेसिमल। क्या हो गया? डेसिमल। डेसिमल क्या होता है भाई? इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत। शांत का मतलब 1 में आपने 4 का भाग दिया, 1 में आपने 4 का भाग दिया तो आगे भाग नहीं जाएगा। आप भाग देकर के यहाँ देख सकते हो, 1 में 4 का भाग देना आपको, तो 1 में भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाया, 0 उतारा, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2, फिर 0 उतारा, 4 5 20, पूरा पूरा भाग चला गया, शेष फल क्या बचा आपका? 0। यानी आगे भाग नहीं जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन शांत दशमलव। यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो विशेषता ये है कि अगर इनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा तो क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। या क्या होगा? इनका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत, अशांत और क्या होगा? अनावर्ती होगा, सॉरी आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। अशांत और आवर्ती का मतलब क्या होता है? अशांत का मतलब होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या होगा? आवर्ती का मतलब संख्याएं रिपीट होगी, दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होगी, रिपीटिंग। क्या होगी? रिपीटिंग। क्या होंगी? रिपीटिंग। कैसे होंगी? जैसे आप 1 में 3 का भाग दो, 1 में 3 का भाग देंगे तो भाग रुकेगा नहीं, चलता रहेगा इस प्रकार से, 3 3 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा, डॉट 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 डॉट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, जिस अंक की आवृत्ति हो रही है उसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे? इस तरह का साइन लगा देंगे। इसको बोलते हैं हम बार। क्या बोलते हैं? बार। यानी कोई अंक बार बार आ रहा है, कोई अंक बार बार आ रहा है तो उसको हम इस प्रकार से दर्शा देंगे। ठीक है भाई। तो परिमेय संख्या होती है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। q जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। साथ में p और q जो होती है वो कैसी होती है? वास्तविक संख्या होती है। p और q क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब इनकी दो विशेषता होंगी, या तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा भैया? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा।
जैसे 1 में 4 का भाग देंगे तो दशमलव के 2 स्थानों तक ही भाग जाएगा, उसके बाद भाग नहीं जाएगा। या इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ में क्या होगा, रिपीटिंग होगा, रिपीट होगा, आवर्ती होगी। जैसे 1 में 3 का भाग देंगे तो ये भाग निरंतर चलता रहेगा, 3 3 पॉइंट 3 3 3 3 3 3 इस प्रकार से आता रहेगा। इसको बोलते हैं अशांत है, यानी रुक नहीं रही है, और साथ में आवर्ती है, एक ही अंक जो है वो बार बार आ रहा है। इसमें जरूरी नहीं है एक ही अंक की आवर्ती हो, 2 अंकों की भी आवर्ती हो सकती है, 3 अंकों की भी आवर्ती हो सकती है, 4 अंकों की भी आवर्ती हो सकती है, 5 अंकों की भी आवर्ती हो सकती है, कितने भी अंकों की आवर्ती इसमें हो सकती है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, परिमेय संख्या बोलते हैं। अगली की बात करते हैं, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम q की पावर c के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, इर्रेशनल, इंग्लिश में तो इसका बोलते हैं इर्रेशनल, परिमेय को बोलते हैं रैशनल। चूंकि रैशनल का आर काम में नहीं लेंगे, क्योंकि आर जो होगा वो हम रियल संख्या के लिए काम में लेंगे, रियल नंबर के लिए काम लेंगे, वास्तविक संख्या के लिए हम आर काम में लेंगे संकेत के रूप में। तो परिमेय संख्या का हमने क्यू इस्तेमाल किया था, और अपरिमेय के लिए हम क्यू की पावर सी काम में लेंगे। क्या लेंगे, क्यू की पावर सी। अब इसकी परिभाषा क्या होगी भी, ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे इनका दशमलव जो प्रसार होगा, इनका दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, अशांत तो होगा ही होगा, अशांत के साथ अनावर्ती होगा, अशांत के साथ क्या होगा, अनावर्ती, यानी कि रुकेगा भी नहीं, और किसी अंक की या 2 अंकों की या 3 अंकों की, यानी कितने भी अंकों की पुनरावृत्ति इसमें नहीं होगी। जैसे हम बात करें पाई की, एक एक्सपोनेंशियल होता है, ई है। इसके अलावा जैसे √2 का मान अगर हम निकालें, √3 का मान अगर हम निकालें, √5 का मान निकालें, ये सभी के सभी हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 0.0100001234109 इस प्रकार से डॉट डॉट अस्त व्यस्त तरीके से मैं लिख रहा हूँ, अस्त व्यस्त तरीके से हम लिख रहा हूँ। इसमें देखिए, एक तो ये क्या हो रही है, अशांत है, रुक नहीं रही है, अशांत है, रुक नहीं रही है। दूसरा, इसमें किसी प्रकार की आवर्ती जो है वो नहीं हो रही है। अब देखो यहाँ पर मैं जो मैंने लिखा है, एक तो मैंने पाई लिखा है, ये उच्च कक्षाओं के लिए केवल आप लोग ध्यान रखें, ई जो होती है वो चरघातांकी, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हैं, √2, √3, √5, और इधर मैंने लिखा है पाई। इनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्या कैसे हैं। पहले हम बात करते हैं पाई की। किसकी बात करते हैं, पाई। पाई क्या होता है, पाई किसको कहा जाता है, पाई क्या है, वर्त की परिधि और व्यास का क्या है, अनुपात है। वर्त की परिधि और व्यास का क्या है, अनुपात है। और पाई क्या है, एक तरह की अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक तरह की अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों, जब हम 10वीं क्लास में थे तो 10वीं क्लास के अंदर हमें ये बताया गया
कि पाई का मान 22/7 लीजिए, पाई का मान 22/7 लीजिए जब तक कि अन्यथा न कहा जाए। जब तक कि अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। हमें कहा गया कि पाई का मान 22/7 लीजिए, ये नहीं कहा गया कि पाई का मान 22/7 होता है। अब देखिए कई बार बच्चे जो है पाई का मान 22/7 लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि पाई अप्रिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वो क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। अब देखो 22 में जब हम 7 का भाग देंगे तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी। जैसे 22 में 7 का भाग दें अपन तो 7 तिये 21, कितना बच गया 1, यहाँ दशमलव लगाया 0, 7 एकम 7, कितना बच गया 3, 30 हो गया, 7 चौक कितना हो गया 28, 2 0, फिर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, 60 और 7 8 56, फिर कितना बच गया हमारा 4, 0 40, ठीक है, और 7 5 35, यहाँ लिख देता हूँ 35, कितना बचा हमारा 5, 0 7 7 49, कितना बच गया हमारा 1, 0 7 एकम 7, कितना बचा 3, 0 7 चौके 28। यानी देखिए यहाँ पर ये 1 4 फिर 1 4 यहाँ पर पुनरावृत्ति होनी शुरू हो गई है, यानी इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। क्या आएगा इसके बाद 1 4 2 8 7 5 के बाद वापिस यही संख्या आएगी, क्या आएगी 2 8 5 7, फिर उसके बाद फिर यही आएगी 1 4 2 8 5 7। इस प्रकार से ये क्या रहेगी, चलती रहेगी। अब यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है और साथ में अशांत भी है। जब पुनरावृत्ति हो यानी आवर्ती हो, दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत और अशांत के साथ आवर्ती भी हो, तब हम उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जबकि पाई के अंदर ऐसा नहीं है, पाई का मान जो है वो चलता रहेगा, पाई का जो मान है वो चलता रहेगा, 3.14 समथिंग होता है, इसके बाद जो है अस्त व्यस्त तरीके से आएगा। अब यहाँ पर देखिए पाई में दशमलव के 2 स्थानों तक और 22/7 में दशमलव के 2 स्थानों तक मान जो है वो क्या है, समान है। इसलिए हम गणना करते समय पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं गणना को सरल करने के लिए, जबकि ये पाई का वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि पाई अप्रिमेय संख्या है और 22/7 जो है वो क्या हमारी परिमेय संख्या है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जीरो की। यहाँ भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, जीरो क्या है, जीरो परिमेय है या जीरो अपरिमेय है, यहाँ पर इसको भी समझना जरूरी है। अब देखो किसी संख्या में जब हम जीरो का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं, जीरो का, और जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले तो इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। संख्या में जीरो को जब भाग देते हैं तो आता है हमारा अनंत। क्या आता है हमारा, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। और अनंत को बोलते हैं हम अपरिभाषित। अनंत को क्या बोलते हैं अपन, अपरिभाषित बोलते हैं। लेकिन जब जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। जैसे मैंने 5 में जीरो का भाग दिया तो ये तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, और मैंने जीरो में 5 का भाग दिया तो ये क्या आएगा, हमारा जीरो। अब इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। जीरो को हमने P/Q के रूप में लिख दिया है। जीरो है, जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0/1 लिख दो, चाहे 0/3 लिख दो, चाहे 0/-4 लिख दो, आना क्या है, हमारा जीरो आया है। यानी जीरो को जब हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जीरो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब जीरो क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो जीरो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। जीरो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। अब हमने कुछ संख्याएं और लिखी थी अपरिमेय के अंदर, जैसे √2, √3, √5, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है, अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर नोट लगा करके, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल क्या है भाई, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है।
अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल क्या होती है भाई? अपरिमेय संख्या होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना। अब समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। चलिए देखिए, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? ऐसी संख्या जिसमें अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। अब इसको समझने का प्रयास करें। जैसे 2 है, 2 में 2 का जाता है और 2 में 1 का भाग जाता है। 2 में 2 का जाता है, इसका मतलब स्वयं का भाग जाता है, और 2 में 1 का भाग जाता है, इसका मतलब 1 का भाग जाता है। इसके अलावा 2 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 2 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। अब मैं कहूँ कि 4, तो 4 में तो 4 का भी जाता है, 4 में 2 का भी भाग जाता है, और 4 में 1 का भी भाग जाता है। यानी 4 में स्वयं का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, और 4 में 1 का भाग जाता है। यानी स्वयं और 1 के अलावा भी अन्य संख्या का भाग जाता है। इस कारण 4 जो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य नहीं है तो इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? भाज्य संख्या में रखेंगे। क्या रखेंगे हम? भाज्य संख्या में रखेंगे। अगर मैं कहूँ 3, तो 3 में 3 का जाता है, 3 में 1 का भी जाता है, और 3 में जो है केवल 1 और 3 का ही जाता है। यानी स्वयं का जाता है और किसका जाता है? 1 का जाता है। इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। तो 3 भी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कुछ अभाज्य संख्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, फिर क्या आपका 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। इस प्रकार से ये जो है समुच्चय जो है ये भी क्या होगा? हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। इसके अंदर भी हमारी क्या होंगी? अनंत अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? हमारी अनंत अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, एक और स्वयं के अलावा अन्य का भाग नहीं जाता, अन्य का भाग नहीं जाता, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर 2 की, और एक बात करेंगे हम 1 की। एक तो 2 है और हम एक बात करते हैं 1 की। 2 तो हमने पढ़ा कि ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सी है? अभाज्य संख्या है। 2 में और बाकी संख्याओं में क्या अंतर है? 2 जो है वो सम संख्या है, और इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है? हमारी विषम है। देख लो, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 11 विषम है, 13 विषम है, 17 विषम है। इसके अलावा और भी संख्याएं आएगी, वो सभी की सभी की आएंगी हमारी विषम आएगी। अब आपको इसमें ध्यान में रखना है, मैं नोट लगा कर पहले 2 के बारे में लिख देता हूँ। क्या है? 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो कि सम है। जो कि क्या है? सम है। ये ध्यान में रखना है। 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो कि क्या है?
सम है। अब हम एक की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक क्या है? अब देखो, एक में एक का भाग जाता है, एक में स्वयं का भाग जाता है, एक में एक का भाग जाता है, एक में स्वयं का भाग जाता है। लेकिन दोस्तों अभाज्य संख्या की परिभाषा के अनुसार ये दोनों संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 3 में स्वयं का भाग जाता है और 3 में एक का भाग जाता है, तो यहाँ 3 और 1 अलग अलग संख्याएं हैं। जबकि इस संदर्भ में यहाँ पर देखें तो 1 और यहाँ पर भी 1 दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है। अगर ये दोनों अलग अलग होती तो कौन सी होती? अभाज्य संख्या। दोनों अलग अलग नहीं है क्योंकि एक और स्वयं एक ही है, एक और स्वयं एक ही है। इसलिए एक जो होगा, एक न तो भाज्य होगा और न ही अभाज्य, और न ही अभाज्य होगा। ये आपको ध्यान में रखना। एक जो है न तो भाज्य होगा और एक न ही अभाज्य होगा। ठीक है, दो के बारे में आपको ध्यान में रखना है। दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी संख्या है। ठीक है, तो ये होगी हमारी संख्याएं। अभी तक हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या, उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, उसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक को, और उसके बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्या को, उसके बाद हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या को, और उसके बाद हमने पढ़ा अभाज्य संख्या को। अभाज्य नहीं, अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं भाज्य की। हालांकि हम पहले बात कर चुके हैं भाज्य की। तो भाज्य क्या होगी? जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। तो क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, उसको हम क्या कहेंगे? अपन भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हमने बात करी 10 की, तो देखो 10 में स्वयं का जाता है, 10 में 1 का भी जाता है, 10 में 5 का भी भाग जाता है, और दोस्तों 10 में 2 का भी भाग जाता है। यानी 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं का भाग जाता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब दोस्तों एक कन्फ्यूजन और रहता है, परिमेय संख्या और एक भिन्न में। परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है? परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है, q 0 नहीं होना चाहिए, ये हमने बात करी। और भिन्न जो होती है वो भी किस रूप में लिखी जाती है? p और q के रूप में लिखी जा सकती है। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा था कि p और q जो है वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। p और q क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जबकि भिन्न के अंदर p और q जो होगा वो क्या होगी? हमारी प्राकृत संख्या होगी। क्या होगी? प्राकृत संख्या। अब यहाँ पर तो p और q वास्तविक संख्या है, इसका मतलब परिमेय संख्या क्या हो सकती है आपकी? 0 भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, और साथ में ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। जैसे मैं कहूँ 0, एग्जाम्पल ले लूँ मैं 0, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/3, 0/4, 0/-1 ऐसे लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया -1/7, ये भी परिमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 2/13, ये भी परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर p और q क्या है? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सभी तरह की संख्याएं आती है। 0 भी आती है, धनात्मक भी आती है, ऋणात्मक भी आती है, पूर्णांक भी आती है और अपूर्णांक भी आती है। सभी तरह की जो संख्याएं होती है वो क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्या। अब मैं भिन्न की बात करूँगा तो हमें पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है।
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमने ये लिखा था 1 2 3 4 कोमा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर केवल धनात्मक ही आएंगे, 2/3 लिख दूँ, 1/4 लिख दूँ, ठीक है, 3/7 लिख दूँ। तो यहाँ पर एक तो जीरो इसमें शामिल नहीं है, एक तो इसमें जीरो शामिल नहीं है, साथ में इसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल नहीं है, साथ में इसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल नहीं है। तो ये सभी की सभी संख्याएं कौन सी है हमारी? भिन्न है। कौन सी है हमारी? भिन्न है। तो सभी भिन्न प्रिम्य संख्या होती है, कथन तो सत्य है, सभी भिन्न प्रिम्य संख्या होती है, कथन तो सत्य है, लेकिन सभी प्रिम्य संख्याएं भिन्न हो यह आवश्यक नहीं है। तो यह आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे हमने पहले कथन लिखा था, यहाँ पर भी एक कथन हम बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? नोट लगा करके, नोट लगा कर क्या लिखेंगे? सभी भिन्न प्रिम्य संख्या होती है। सभी भिन्न क्या होती है? प्रिम्य संख्या होती है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। 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 तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने कुछ साधारण सी बातें करी है। प्राकृत संख्या की बात करी हमने, पूर्ण संख्या की बात करी हमने, पूर्णांक की बात करी, प्रिम्य की बात करी, अप्रिम्य की बात करी, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। किसकी बात करते हैं अपन? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको कहेंगे हम रियल नंबर। यहाँ पर रियल वाला आर हम काम में लेंगे। क्या ले लेंगे? रियल वाला आर काम में ले लेंगे। अब देखो दोस्तों, जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या है, चाहे वो पूर्ण संख्या है, चाहे वो प्रिम्य संख्या है, चाहे वो अप्रिम्य संख्या है, चाहे वो अप्रिम्य संख्या है, चाहे वो पूर्णांक है, चाहे वो अपूर्णांक है, ठीक है, चाहे वो भिन्न है, चाहे वो भिन्न है, ये सभी की सभी संख्याएं क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है। सभी की सभी संख्याएं क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। इनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। कैसे? एक लाइन बना लेते हैं, जैसे पहले हमने लाइन बनाई थी, ये ठीक रहेगी। यहाँ पर देखिए, बीच में हम जीरो लिख लेते हैं। इधर क्या लिखा हमने? माइनस अनंत। इधर क्या लिखा हमने? प्लस अनंत। ये इसको बोलते हैं वास्तविक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक रेखा। इसके ऊपर अब यहाँ पर हम दर्शाते हैं -1, -2, -3 डॉट 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 इस प्रकार से, और इधर दर्शाते हैं प्लस वाली 1 2 3 4 डॉट 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 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब देखो, माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में, माइनस अनंत व प्लस अनंत के मध्य, प्लस अनंत के मध्य जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या हमारी वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अब देखो, इसमें पूर्णांक आ गए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी क्या है? पूर्णांक है। यानी इसमें ऋणात्मक पूर्णांक भी आ गए, इसमें जीरो भी आ गया। जीरो अपने को पता है न धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इधर वाले धनात्मक पूर्णांक भी आ गए। ये इधर वाली पूर्ण संख्या, इधर से अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो ये प्राकृत संख्या भी आ गई। 0 से शुरू कर देंगे तो ये क्या बन गई? हमारी पूर्ण संख्या भी बन गई। इन सभी को शामिल कर लिया, जीरो और प्लस और माइनस वाली, तो ये क्या बन गए? हमारे पूर्णांक बन गए। और इनके बीच की कोई संख्या है दशमलव वाली, वो हमारी क्या बन गई? अपूर्णांक बन गई। उनमें से कुछ हमारी प्रिम्य संख्याएं होगी, कुछ हमारी अप्रिम्य संख्याएं होंगी। यानी सभी की सभी संख्याएं मिलकर के क्या बनाती है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ रियल नंबर बनाती है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ रियल नंबर बनाते हैं। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? जिसमें हमारी सभी संख्याएं शामिल है, प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, प्रिम्य भी है, प्रिम्य भी है, भिन्न भी है, पूर्णांक भी है और
पूर्णांक है। ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी होंगी, हमारी वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों, हमने कहा संख्या वास्तविक होती है, तो क्या संख्या काल्पनिक भी होती है? हमने कहा कि संख्या वास्तविक होती है, सेट ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, तो क्या संख्याओं काल्पनिक भी होती है? जी हाँ दोस्तों। अब हम बात करेंगे काल्पनिक संख्या की। किसकी बात करेंगे? काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या की। अब देखो काल्पनिक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल। बोलो क्या है? ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है भाई? काल्पनिक संख्या होती है। कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक यानी इमेजिनरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे √-3 ऋणात्मक संख्या है -3, इसका वर्गमूल ले लिया तो कौन सी संख्या हो गई? ये काल्पनिक हो गई। इस प्रकार के हल हमने कहीं नहीं पढ़े हैं। √-5, √-7, √-4 यानी ऋणात्मक संख्याओं के जो वर्गमूल होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? हमारे काल्पनिक संख्या होगी। क्या होंगी भाई? हमारी काल्पनिक संख्या होती है। तो ये ध्यान में रखना है। इमेजिनरी नंबर कौन सी होंगी? ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? काल्पनिक संख्या होती है। अब इसमें देखो, वास्तविक और काल्पनिक मिलकर के एक संख्या और बनती है जिसको हम बोलते हैं समिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या मिला करके लिख दी। इनको हम लिखते हैं a+, फिर एक i लिखते हैं, फिर b लिखते हैं। इसको बोलते हैं a+ आयोटा b। क्या बोलते हैं? a+ आयोटा b। अब देखिए आयोटा क्या है? आयोटा जो होता है वो √-1 होता है। √-1 को क्या बोलते हैं हम? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। √-1 को क्या बोलते हैं हम? आयोटा बोलते हैं। अब मैंने लिखा 5+3 आयोटा। 5+3 आयोटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा की जगह क्या है? √-1। अब देखो a और b जो है, या 5 और 3 जो है, वो तो वास्तविक है। वो तो क्या है? वास्तविक है। लेकिन आयोटा क्या है? यहाँ पर काल्पनिक है। तो वास्तविक और काल्पनिक आपस में मिल जाएंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि समिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a और b क्या है? हमारी वास्तविक है। a और b क्या है? हमारी वास्तविक है। और आयोटा क्या है? हमारा काल्पनिक है। आयोटा क्या है? हमारा काल्पनिक। हालांकि ये आपको नहीं पढ़ना है, समिश्र संख्या आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर भी आपको ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल मिले उसको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याओं के जो वर्गमूल जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 0 लेवल की पहली क्लास, और अगली क्लास के अंदर भी हम इसी तरह के साधारण से जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे और आपको कुछ समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को आप लोग ज़रूर बताएं और इस ऐप के बारे में उनको अवगत ज़रूर कराएं। धन्यवाद।